सम्मान करें, करके सम्मान करें। मेरा संरक्षक, प्रयास के संरक्षक डॉक्टर राम बहादुर वर्मा जी का पुष्प भेंट करके सम्मान करें। प्रयास की संरक्षक और स्वागताध्यक्ष डॉक्टर चंपा श्रीवास्तव जी का पुष्प भेंट करके सम्मान करें। भारत भूमि की परंपरा अतिथि देवो भव की परंपरा है, इसलिए मैं फिरोजनाथ डिग्री कॉलेज के हिंदी विभाग की अध्यक्ष वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर चंपा श्रीवास्तव जी का अनुरोध करती हूँ कि वह यहाँ आए और हम सभी जितने भी हमारे अतिथि हैं उनका स्वागत भाषण के द्वारा स्वागत करें। डॉक्टर चंपा श्रीवास्तव। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की कुशल संचालक मंच को महिमा मंडित करने वाले हम सब के पथ प्रदर्शक डॉक्टर बिमल जी, वरेण्य कथाकार माननीय श्री मूर्ति जी, प्रतिष्ठित आलोचक डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी, हंस पत्रिका के संकल्पनिष्ठ कार्यकारी संपादक मंच के समक्ष जो विराजमान है, मेरे अग्रज संजीव दादा, माननीय डॉक्टर आरती वर्मा जी और शब्द संधान करने वाले देश के कोने कोने से पधारे साहित्यकार बंधुओं और बंधु कहते हैं कि ईश्वर जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और जब कभी उसकी दरिया दिली का बांध टूट जाता है तो शिव, संजीव, विमल और विजेंद्र जैसे सारस्वत संत का सत्संग भी दे देता है। ऐसे पावन अवसर पर सर्वप्रथम मैं हार्दिक स्वागत और वंदन करती हूँ वर्धमान विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर और अध्यक्ष प्रोफेसर बिमल जी का, जिनकी महानता की कोई मिसाल नहीं है, जिनका वरदान हमें सदैव ही ऊर्जा और ऊष्मा प्रदान करता है। परिवेश की तह तक जाकर व्यापक मानवीय सत्य की तलाश में छटपटाता हुआ एक ऐसा कथाकार जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ही तरह कुछ ही कहानियां लिखकर यथार्थ की दलदली भयावहता को साकार करने में सफलता प्राप्त किया है, वे हैं मंच को विभूषित करने वाले श्री शिवमूर्ति जी। मैं उनका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। प्रतिष्ठित आलोचक जिसे रामविलास शर्मा जैसे महान आलोचक का वरदान प्राप्त हुआ, शब्दों से उनका स्वागत करने की सामर्थ्य तो मुझमें नहीं है। हैदराबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष विजेंद्र नारायण सिंह जी का मैं तहे दिल से स्वागत और वंदन करती हूँ। कथा साहित्य के ये शिखर जो मेरे समक्ष विराजमान हैं, हमारे अग्रज माननीय संजीवदा, जिनमें विनय भी है और अभय भी है, जिन्होंने निष्काम कर्मयोगी की भांति हंस विमर्श करने आए आप सभी लोगों का मैं पुनः अपनी ओर से, जनता की ओर से, अपने परिवार की ओर से, सभी की ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि मैडम ने कहा कि समय की करवट को पहचानते हुए सार्थक संवाद आज के समय की आवश्यकता है। इसी आवश्यकता को पूरा करने का एक छोटा सा प्रयास शुरू किया है डॉक्टर कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी ने। मैं प्रयास के संयोजक से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे यहाँ पर आए और प्रयास के बारे में हमें कुछ बताएं। बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कहना चाहूँगा। छोटा सा प्रयास हम लोगों ने आरंभ किया और कितने विद्वजनों को एक साथ यहाँ देख करके लगता है कि हमारा ये प्रयास साफ है। तो त्रैमासिक
रचना केंद्रित गोष्ठियां हम सब करते हैं, किसी एक रचना पर केंद्रित, और वर्ष में एक बार रचनाकार केंद्रित एक आयोजन सृजन संवाद का। हम सभी जानते हैं कि सृजन संवाद एक संगीता के लेखन पर केंद्रित था, और सृजन संवाद को आज श्रीमंत जी क्यों इस पर टिप्पणियां को मुझे लगता है इस आयोजन के समाप्त होने के बाद फिलहाल इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं खड़े उनको भी आ रहे हैं, उन्होंने एक श्रीमती जी पर अंक निकालकर, मंच का एक अंक निकाल करके एक प्रेरणा प्रदान की, और उसमें संजीव दीपदा का एक कॉलम नेपथ्य थे, उसमें उन्होंने लिखा था कि मंच सिर्फ प्रयास पहल कर सकता है। मैं समझता हूँ ये छोटा सा आयोजन भी उस पहल के आगे की एक कड़ी के रूप में है। तो इस तरह से उस मंच पत्रिका का ये पूरा आयोजन है। अभी कुछ तमाम होता है, लंबा कार्यक्रम है, मैं कुछ न कहते हुए मात्र छोटी सी बात, और वो भी सुमूर्त जी के लेखन के माध्यम से ही कहना चाहूँगा, क्योंकि गांव पर गांव के लिए पूरा का पूरा आयोजन है, और इस पूरे ग्लोबल समय में गांव के जो पहाड़ जैसे दुख हैं, पक्का विश्वास है कि सबसे इस तरह के कथा कथित निम्न मध्यवर्ती और मध्यवर्ती आयोजनों से बहुत कुछ उसका भला होने वाला नहीं है। ये जानते हुए भी बस मध्य वर्ग के लोगों के बीच थोड़ी सी बातें, और कुछ नहीं किया हम लोगों ने, तो इतना कम से कम किया कि 50 लोगों को, विद्वज्जनों से लेकर छात्रों तक, कम से कम 50 लोगों को हमने श्रीमती का साहित्य पढ़वाया है। और इस मुहिम में एक और प्रयास इसके बाद से आरंभ कर रहे हैं हम लोग। आप सबका उसमें सहयोग होगा, सहयोग चाहिए, और सहयोग की आकांक्षा है कि इस संवाद के साथ साथ एक संपादित पुस्तक, जिस रचनाकार को हम आयोजन करें, उस रचनाकार को वर्ष में एक बार हम सब का सामूहिक प्रयास हो, जिससे उन पर एक संपादित पुस्तक भी निकल सके। ये कोशिश होगी, कितना क्या कुछ होगा ये समय बताएगा। फिलहाल तो मैं छोटी एक सी बात जो मुंतसिर मूर्त जी की है, उसके माध्यम से अपनी बात खत्म करूँगा। उनकी कथा कह सकते से मुंह से दिए पैन, इस पुस्तक में जोड़ी थोड़ी सी बात शिव जी के शब्दों में, कभी कभी एक भयानक पुस्तक मुझे दिन दहाड़े खड़े करता है। देश के सारे अन्न उत्पादकों ने निर्णय किया है कि अन्न का एक दाना भी अश्रमजीवी को नहीं देना है, कमाने वाला खाएगा। शारीरिक श्रम से हीन बड़े बड़े नेता, मंत्री, सेठ, साहूकार अक्सर अन्न के एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं, खाली झोला लेकर यहाँ से वहाँ दौड़ रहे हैं, भूख से पीले पैंट को बाएं हाथ से ऊपर खींचते हुए। बड़ी बड़ी सिफारिशें लग रही हैं, समझौता वार्ता हो रही है, हरी वर्दी वाली मिलिट्री फोर्स ने गांव को घेर लिया है, भूखे लोग चिरौरी कर रहे हैं, अंततः संधि होती है, तय होता है कि जितनी सुख सुविधा अश्रमजीवी लोग इस व्यवस्था से उठा रहे हैं, उतनी ही साधारण सुविधा श्रमिकों किसानों को भी उपलब्ध कराई जाएगी। अंततः पंक्तिबद्ध लोग झोले में गेहूं लिए शहर की ओर लौट पड़े। तो ये दुर्स्वप्न है। अगर शिवमूर्ति जी का ये दुर्स्वप्न कभी साकार होता है, तो हम में से कई लोग झोले लिए हुए उस लाइन में होंगे। बस इतना कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, और आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इस छोटी सी मुहिम में शामिल हुए। इसलिए धन्यवाद। आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। उत्तर भारत में ग्रामीण जनजीवन, किसानों, मजदूरों, स्त्रियों तथा दलितों की दयनीय स्थिति को और उनके दमन को प्रभावी ढंग से चित्रित करने वाले कथाकार शिवमूर्ति जी का जन्म अयोध्या और प्रयाग से बराबर की दूरी पर बसाकर बने हुए एक गांव पुरन, जिला सुल्तानपुर में 11 मार्च 1950 को एक सीमांत किसान परिवार में हुआ। वहीं से बीए किया। बचपन में उनका सबसे अप्रिय कार्य था स्कूल जाना और पढ़ाई करना, और इसके चलते भी वह बार बार घर से भाग जाया करते थे, ज्यादातर नानी के घर और यदा कदा लज्जाहीन भटकल के रूप में।
पिता के कठोर शारीरिक दंड के चलते चलते वह रास्ते पर तो आए, पर पिता ही साधु का चोला ग्रहण करके पलायन कर गए। इसके चलते 13-14 वर्ष की छोटी उम्र से ही उन्हें घर के मुखिया का भार ग्रहण करना पड़ा और आर्थिक संकट व जान की असुरक्षा से दो चार होना पड़ा। आजीविका जुटाने के लिए उन्होंने कभी सिलाई सीखी दर्जी से, कभी बीड़ी बनाई, कभी कैलेंडर बेचा, बकरियां पाली, ट्यूशन पढ़ाया, मजमा लगाया और नरेश डाकू के गिरोह में भी शामिल होते होते बचे। पिता को घर वापस लाने के लिए उस प्रयास में वह गुरु बाबा की कुटी पर आगे जाने लगे और वहां से उन्होंने खंजरी बनाना सीखा और आज तक वह उनका सबसे प्रिय वाद्य यंत्र है। कुछ समय तक अध्यापन और रेलवे की नौकरी करने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित होकर 1972 में बिक्री कर अधिकारी के रूप में स्थायी जीवन को वर्जन में लगे तथा मार्च 2010 में एडिशनल कमिश्नर के पद से अवकाश प्राप्त हुए। साहित्य से परिचय स्कूल की समय से ही हो गया था और पिता के मुख से सुने गए रामचरितमानस के अंश, कवितावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाबू तथा कबीर के पदों के रूप में ही उनका साहित्य से परिचय हुआ। बचपन में देखे गए नाटक व नौटंकी के संवाद और उसकी कथा के रोमांच से वह कहानी विधा की ओर आकृष्ट हुई। पहली कहानी बीकानेर से प्रकाशित वातायन में पान फूल नाम से 1968 में और फिर 72 तक 2-3 कहानियां प्रकाशित हुई। 1976 में विद्वान द्वारा आयोजित अपना अपर संवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाकर पुनः उनका साहित्य की तरफ रुझान हुआ। फिर 1980 में धर्मियों में कसाईपाड़ा प्रकाशित हुई। केशव कस्तूरी नाम से 1991 में राधा कृष्ण प्रकाशन दिल्ली से कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ तथा 2004 में राजकमल प्रकाशन से क्रमशः त्रिशूल व तर्पण जैसे प्रसिद्ध उपन्यास प्रकाशित हुए। नया ज्ञानोदय जनवरी 2008 में प्रकाशित उपन्यास आखिरी छलांग पुस्तक रूप में प्रकाशित। कहानियां बंगला, पंजाबी, उर्दू, उड़िया, कन्नड़ सभी भाषाओं में अनुदित हैं। त्रिशूल उर्दू और पंजाबी में, दर्पण कन्नड़ तथा जर्मन में उदित है। कसाईपाड़ा तथा दरिया चरित्र का हजारों मंचन हुआ है और दरिया चरित्र पर और फिल्म भी बनी है। दर्पण पर फिल्म निर्माणाधीन। तो निश्चित रूप से श्री मूर्ति जी एक ऐसे कथाकार के रूप में सामने आए हैं जिनके लिए मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि उस दश्त में चिराग जलाना कमाल है, उस दश्त में चिराग जलाना कमाल है, जिस दश्त में हवाएं नहीं आंधियां चले, जिस दश्त में हवाएं नहीं आंधियां चले। ऐसे कथाकार पीछे 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 पकड़े रहिए। शिव कुमार शास्त्री जी जो लाइब्रेरी के प्रख्यात आलोचक हैं, उनसे अनुरोध करूंगी कि वह भी यहाँ आए और शिव मूर्ति जी को स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करें। शिव कुमार शास्त्री जी। डॉक्टर विजेंद्र नारायण सिंह जी। प्रोफेसर विमल जी, मूर्ति जी, प्रयास के संगठन महोदय, जी, डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, डॉक्टर कुमार श्रीवास्तव जी, उपस्थित साहित्य यह उन्हीं अवसर होता है जब किसी लेखक का सम्मान किया जाता है। लेखक का जब सम्मान होता है तब सरस्वती प्रसन्न होती है, क्योंकि सरस्वती का वास्तविक वास जो है वह एक लेखक ही होता है। और सच तो यह है कि किसी युग को पूरी तरह उसकी जटिलता में, उसकी व्याप्ति में लेखक समझता है और समझाता है, उसकी महानता इसी बात में नहीं है। इसलिए आज यह गौरव का क्षण है कि रायबरेली में प्रयास
सम्मान कर रहा है और उनका यह सम्मान जो है वो हिंदी का सम्मान है, हिंदी साहित्य का सम्मान है। विकट का इतिहास जुड़ा जो पूंजीवाद विकसित होता गया, जो गांव विकसित होते चले गए और यह वितरण जो है वह केवल आर्थिक सामाजिक ही नहीं है बल्कि पूंजीवाद के विकास के साथ ही साथ गांव का नैतिक पतन और नैतिक वितरण भी पूरी तरह जुड़ा हुआ है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में ही जबकि औद्योगिक सभ्यता का आरंभ ही हो रहा था, अंग्रेजी के विख्यात कवि गोल्डस्मिथ ने द डेजर्टेड विलेज नाम का एक काव्य लिखा जिसमें पहली बार ये लगा कि गांव जो उजड़ रहे थे उसकी करुणा क्या। और हमारे यहाँ 19वीं सदी के उत्तरार्ध में पूंजीवाद का आगमन अंग्रेजी राज की पूरी स्थापना के बाद 1857 के विद्रोह के बाद होता है और तब जो औद्योगिक समाज पूंजीवाद के माध्यम से अंग्रेजी राज में स्थापित होने लगा उसकी पहली अभिव्यक्ति हमारे साहित्य में श्रीधर पाठक के पूजन ग्रंथ का विषय हुई जो गोल्डस्मिथ के ही का डेजर्टेड विलेज का हिंदी पर याद। यह आकस्मिक नहीं होता है कि कोई कवि या कोई कथाकार किसी रचना का अनुवाद चुनता। अनुवाद के लिए किसी रचना को चुनने में एक जीवन दृष्टि, एक समझ होती है और उसका सीधा संबंध जो है वह किसी प्रकार के जीवन से होता। और तब गांव धीरे धीरे पर फांसिए पर जाने लगे, गांव गुजरने लगे, लोग शहर की ओर जाने लगे जीविका के लिए, नौकरी के लिए, काम के लिए और गांव धीरे धीरे काला पानी भारतीय समाज में अंग्रेजी राज के तहत गांव काला पानी बनते चला गया। अंग्रेजों के समय में गांव की उपेक्षा इस तरह हो गई कि जब कोई छात्र को कॉलेज इत्यादि से बहिष्कृत किया जाता था, निकाला जाता था, तो उसके लिए अंग्रेजी में शब्द चला रस्टिकेट कर देना। रस्टिकेट करने का सीधा मतलब यह था कि बहुत बदमाश है, बेहुदा है, सजा के लोग इसको गांव में भेज। मैंने गांव में भेजना सबसे बड़ी सजा समझे जाने लगी। गांव का यह अर्थ अंग्रेजी राज में आकर पूरी तरह विकसित होता है। और इस प्रकार हम देखेंगे कि जो लोग गांव से भागते चले गए और गांव से भाग करके महानगरों और महानगरों में बसते चले गए, तो गांव से भागने वाले गांव पर क्यों लिखेंगे, क्यों लिखते? क्योंकि वह तो एक नई दुनिया जिस नगर और महानगर में बसा रहे थे, उस नई दुनिया की एक कहानी लिखते। इसलिए 1950 के बाद के हिंदी साहित्य में जो महानगरों की कथा लिखी जाने लगी और महानगर के जीवन जिस प्रकार विकृत होने लगे और कथा साहित्य से गांव गुजरने लगा, उसके पीछे वस्तुतः गांव के गुजरने की मानसिकता ही है। कवि चिंतक और आलोचक दिनेश कुशवाहा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। वह रीवा विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के प्रोफेसर अध्यक्ष हैं। उनका हृदय से स्वागत करती हूँ। साथ ही शिव मूर्ति जी की प्रेरणा उनकी पत्नी आदरणीय सरिता जी भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनका भी हृदय से स्वागत करती हूँ। शिव मूर्ति जी से सीधा संवाद कार्यक्रम के अंत में होगा ही और चूंकि प्रथम सत्र का समय भी लगभग समाप्त हो चुका है, तो मैं शिव मूर्ति जी से आग्रह करूंगी कि वह उद्घाटन सत्र में अति संक्षिप्त वक्तव्य देकर हम सभी को अनुग्रहित करें। उसके बाद उनकी रचना प्रक्रिया में उनका वक्तव्य कार्यक्रम के अंत में हमको लाभान्वित अवश्य करेगा। शिव मूर्ति जी। समारोह के उद्घाटन सत्र से अध्यक्ष डॉक्टर विनोद जी और इतनी दूर मुजफ्फरपुर से पधारे अन्य
तथा सामने उपस्थित विद्वज्जन मित्रों, उद्घाटन सत्र में वक्तव्य देने के लिए मुझे कहा गया है। वास्तव में ऐसा कुछ कहने के लिए मेरे पास नहीं है। मेरी कहानियों पर, उपन्यास पर चर्चा केंद्रित करने के लिए मैं आयोजकों का शुक्रगुजार हूँ कि इसी बहाने मुझे भी पता लगेगा कि मेरी कहानियों में क्या कहा गया है। जब जब कहानियों की चर्चा होती है तो मुझे उसमें कोई नया एंगल दिखाई देता है। लिखते समय यह सब नहीं रहता, मन में जो बातें रखती हैं वो आ जाती हैं। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने जोड़ा कि रंगी का जो पार्शियल पैरालिसिस है, वामान उसका पार्शियल पैरालिसिस से आक्रांत है, तो उस बाम से उस बाम तक की जो यात्रा इन्होंने बताई या संबंध जोड़ा, तो वास्तव में मेरे लिए इतना जोड़ पाना या सोच पाना संभव नहीं था। जब 2 मिनट का अवसर दिया गया है तो मैं अपनी वह बात कहूँगा जो प्रायः नहीं कही जाती है कि कोई भी लेखक क्यों लिखता है, हम क्यों लिखते हैं और लिखने से क्या होगा। संक्षेप में मेरा यही कहना है कि लिखते वो हैं जो कुछ कर नहीं सकते, करने की हिम्मत नहीं होती है। जिस चीज को गलत मानते हैं, जिस चीज को बुरा मानते हैं, जिस चीज को सोचते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, उसकी लड़ाई में बहुत सारे लोग शामिल हैं, जैसे एक्टिविस्ट शामिल हैं या इस तरह के जो जीवन संघर्ष से रूबरू होते हैं। लेखक ज्यादा पढ़ा लिखा हो जाता है, ज्यादा दूर तक सोचने लगता है, तो वह सीधे सीधे इन्वॉल्व नहीं होता खतरों में। मुझे ऐसा लगता है वो उसको कुछ करना भी है, कुछ प्रतिकार भी करना है, उसका गुस्सा भी है, उसके अंदर रहा नहीं जा रहा है उससे, तो कागज कलम लेकर उसका अपना गुस्सा उतारने लगता है। मेरी नजर में प्रथम श्रेणी के व्यक्तित्व वो है जो सीधे सीधे जीवन संग्राम में जुड़े हुए हैं। कहीं भी जहाँ भी गलत है, जहाँ भी शोषण है, जहाँ भी अन्याय है, जहाँ भी दमन है, उनसे जो दो हाथ करते हैं, वो चाहे गांव के मजदूर हो, चाहे मजदूरी न मिलने के चलते लड़ जाने वाला, भिड़ जाने वाला व्यक्ति हो, उनके अंदर जो चिंगारी होती है वो अप्रतिम है। वैसी चिंगारी लेखक के अंदर नहीं होती। अगर लेखक के अंदर वो चिंगारी होती तो लिखने के स्तर तक उनकी यात्रा न हुई होती, वो अब तक कहीं लड़ के मर खप गए होते। गोमती नगर में एक दिन पता चला हमारे विभाग के एक अधिकारी थे, बहुत दबंग थे, किसी को सुनते नहीं थे, मतलब लड़ते रहते थे और मकान बनवा रहे थे। एक दिन पता चला कि राजगीर में उनको अपनी उसी कर्मी या वसूली से ठोक दिया, उनकी खोपड़ी से मर गए। वो कितने अधिकारी थे, कितने लोगों को ठोकते रहे थे, हमें मालूम है। बड़े बड़े करोड़पति अरबपतियों को उन्होंने ठोका था और किसी ने उंगली तक नहीं उठाई। राजगीर का एक हफ्ते का वेतन नहीं दिया, कहा अगले संडे में कहा नहीं देना तो आज ही है। क्या बोलता है कि आज तक बड़े बड़े लोग इस तरह नहीं बोले, कारण में आते ही होगा। साथ साथ दिन आपके यहाँ नाम किए हैं, हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हम 8 दिन पूरे टाइल से रहना ऐसा नहीं होगा। आगे खड़ा हो गया तो कहा कुछ कहा होगा, लाओ बंदूक लाओ, गोली जो भी कहा हो, और जैसे उन्हें तो मेरी नजर में तो प्रथम श्रेणी के व्यक्ति हुए होते हैं। हर गांव में, हर देश में, हर क्षेत्र में ऐसे लोग हैं, ज्यादातर मारे जाते हैं। किसी को डाकू कहकर के मार दिया जाता है, किसी को कुछ कहकर मार दिया जाता है, तो किसी काउंटर कर देती है। गांव के 4 लोग मिल करके मोटरसाइकिल में जाते रहते हैं, साइकिल में जाते रहते हैं, रास्ते में निकल करके मारते हैं। जो भी आदमी रास्ते मारा जाता है 2 तरह का होता है। एक तो जो अपराधी हैं वो उसी चेतना के लोग होते हैं जो धीरे धीरे अपराधी बन जाते हैं, उनका कन्वर्जन हो जाता है। जब उनको मान्यता नहीं मिलती है, उनके सच को कोई मानता नहीं है, उनके सच को प्रसन्न डाला जाता है, तो कोई और आउटलेट नहीं होती। माओवादी होने में, नक्सलाइट होने में, गांव का अपराधी होने का
बीज है, जो जीन्स है, वो एक ही है, लेकिन कई कारणों से कुछ लोग लंबे समय तक चल जाते हैं। जिनको मान्यता है, जिस वर्ग को मान्यता है, जिस वर्ण को मानता है, उसका डाकू अगर होगा 25-30-40 साल तक जिंदा रहेगा, हो सकता है रात में मेरे हो। लेकिन समाज में जिस वर्ण को मान्यता नहीं है, छोटा माना जाता है, दबा माना जाता है, दलित माना जाता है, उसका डाकू जब निकलता है, डाकू कहाँ से बनता है? देखिए, मैंने तो बहुत सारा अध्ययन किया है, भाषा जिले में जाकर अध्ययन किया है, एक भी ऐसा आदमी मुझे नहीं मिला जो शौकीनी डाकू। शौकीन में बंदूक टांगने वाले आप सोचिए अपने गांव देश में देखिए तो दूसरे होते हैं, मौका पड़ने पर गोली चलाना मुश्किल है, बंदूक उठाना मुश्किल है, आगे घूमते रहते हैं। वो शौक वाले दूसरे हैं, लेकिन जो वास्तव में गलत रास्तों पर चले जाते हैं, उनका देश जो है वो वही होता है, शोषण के प्रति, अन्याय के प्रति उनका वो चाहे डाकू में जाके सीज कर जाए और चाहे वो नेतागिरी में आ जाए और किसी तरह आ जाए, उनका विवेक, उनके रास्ते, उनके सहयोग ऐसे बनते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रथम श्रेणी के व्यक्ति वो हैं जिनको पूरे यूपी की पुलिस घेर लेती है और 4 दिन तक अकेले खड़े करता है और भाग भी जाता है, और मौका मिले तो बच भी जाता है, मारा जाता है। सिंगल आदमी 4 दिन लगता है, उसको आप सही रास्ते पर ले गए होते तो जहां जिस बॉर्डर पर लगा देते हो अकेले लड़ लेता है। तो समाज चूंकि पहचानता नहीं, समाज चूंकि इस नजरिए का है कि अगर वो मेरे से रिलेटेड नहीं है तो चाहे जितना बहादुर है इसको मानना है। क्योंकि ये डिस्पैरिटी अभी हमारे समाज में मौजूद है, इसलिए बहुत सारी मूल्यवान आत्माएं, प्रतिभाएं नष्ट चली जा रही है और अपने हर जगह देखिए अपने एरिया में नष्ट होती है, साल भर में 1-2 नष्ट होती है। ऐसी प्रतिभाओं को आप देखिए। मेरी नजर में प्रथम श्रेणी के व्यक्ति लेखक द्वितीय श्रेणी का वो उस तरह लड़ नहीं सकता। बहुत बार अंदर से किलकिलाहट होती है, कभी जान और इसको हम 2 हाथ लगा देते, जानते हैं कि लोग अभी मारे हैं तो चुप हो जाते हैं, तो आते हैं शाम को और तुरंत लिखना पढ़ना, डायरी बनाना शुरू कर देते हैं। तो वो चीजें आपके पास पहुंचती हैं और जो प्रथम श्रेणी वाले हैं वो नियम के पत्थर हो जाते हैं, 5 साल बाद भुला दिए जाते हैं, उनको कोई नहीं पूछता। तो क्या लिखना बेकार ही क्यों लिखते? मुझे लगता है जैसे सारे लेखक लोग बोलते होंगे भाई हम लिख रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, दुनिया को बदलने का इरादा रख रहे हैं, ऐसा माना जाता है। तो ऐसे ही हम लिखकर बोलते हैं कि कुछ और होंगे कि बढ़िया काम जरूर था, मैं भले भले समझ लेता। तब मेरी समझ में ये आता है कि लिखना भी परिवर्तन का एक रास्ता है, वो स्लो गोइंग मोशन है। उसी तरह से जैसे आप अगर बासमती चावल, बासमती देहरादून का धान अपने खेत में पैदा करना चाहते हैं, उसकी एक अलग सुगंध है, उसकी एक अलग साइज है, उसका एक अलग लुक है, ज्यादा दाम पे बिकता है, लेकिन आपके पूरब के खेतों में नहीं होता। तो अगर आप उसको अपने यहाँ पैदा करना चाहते हैं, वैसे ही जैसे कोई विचारधारा, कोई दृष्टि आप पैदा करना चाहते हैं अपने में, अपने समाज में, अपने लोगों में, उसी तरह जैसे आप देहरादून चावल के अपने खेत में पैदा करना चाहते हैं, जिसमें कहीं नहीं बोया गया है, तो आप उसके बीज के साथ वहाँ की उस खेत की मिट्टी उस मिट्टी को अपने खेत में डालकर जलवा देते हैं, 10-20-50 किलो 2 बोरी पानी भर देते हैं, ताकि उस मिट्टी के जो बैक्टीरिया है वो आपकी मिट्टी में भी शामिल होकर के अपनी संख्या बढ़ा लें, और जब आपका बीज पड़े उसमें तो वो सारे गुण उसमें आ जाए जो देहरादून के खेत में, और वहां से वो बासमती चावल अच्छी क्वालिटी का। इस चीज को कल्चर, यह चीज जो वहां की मिट्टी को पहले लाकर अपने खेत को उस बीज के लिए उपयुक्त करने की प्रक्रिया है, इसको कहते हैं कल्चर। तो मेरी नजर में लेखक भी अपने समाज को उस बीज को जो लेखन के माध्यम से डालना चाहता है, उस इंस्टिंक्ट को, उस भावना को, उस विचार को, उस सिद्धांत को, जो वह अपने लोगों में ऐसा समाज बनाना चाहता है जिसमें कुछ तरह के लोग हों, वह सारी बातें अपने रचनाओं के माध्यम से धीरे धीरे देता है। कल्चर लंबी प्रक्रिया है, एक दिन में नहीं होता है, लेकिन होता है। तो जब वह बीज बाहर से प्रथम श्रेणी के वो लोग जो अपराध में या इधर उधर ज्यादातर चले जाते हैं, वह जब
प्रतिरोध करना शुरू करेंगे आपके एरिया में और आप वो अभी घास नहीं डालते।